गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि हम सोल्व करते हैं जेट के ओल्ड पेपर, तो आज हम क्लियर करने वाले हैं जेट 2016 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्रीकल्चर से संबंधित, उन सभी को यहाँ पर हम डिटेल से सोल्व करने वाले हैं। इसलिए यार वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। इसके साथ साथ यार यहाँ की ओल्ड पेपर के साथ साथ कुछ क्वेश्चन और ऐड किए गए हैं, उनको भी इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भैंस में गर्भावधि समय कितना होता है। अर्थात यार कितने दिन का होता है जो गेस्ट्रेशन पीरियड होता है बफेलो में, ये कितने दिन का होता है। जल्दी से पाएंगे कि बफेलो में गेस्ट्रेशन पीरियड कितने दिन का होता है। 151 दिन का, 310 दिन का, 285 दिन का या फिर 380 दिन का। जल्दी से पाएंगे भैंस में गर्भावधि समय कितने दिन का होता है। 151 दिन, 310 दिन, 285 दिन या फिर 385 दिन। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर। गर्भावधि समय कितना होता है भैंस में। तो यार अगर आप पूछता है भैंस के बारे में, तो भैंस में कितना होता है यार, जो गेस्टेशन पीरियड होता है ये होता है 310 दिन का समय। ठीक है, 310 दिन का लेता है भैंस में। और अगर बात करते हैं गाय में, तो यार गाय में कितना होता है, जो गेस्टेशन पीरियड होता है ये होता है 282 दिन। कितना होता है, 282 दिन होता है। ठीक है, दोनों को याद रखना, दोनों ही कई बार आपसे एग्जाम में पूछे हैं कि अगर आप पूछते हैं भैंस में, यार भैंस में गर्भावधि समय कितना होता है, 310 दिन होता है। और अगर बात की जाए गाय की, तो गाय में कितना होता है, 282 दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मुर्गी की शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर बतानी है कि बॉडी टेम्परेचर कितना होता है मुर्गी का। तो जल्दी से आएंगे, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, फिर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जल्दी से आएंगे मुर्गी की शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। जल्दी से पाएंगे कि बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है मुर्गी के। तो जल्दी से पाएंगे 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से पाएंगे कि बॉडी टेम्परेचर कितना होता है मुर्गी का। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, फिर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट करिए कि शरीर का टेम्परेचर कितना होता है मुर्गी के। 98 में होता है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, फिर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है यार, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है यार, अगर आप सोचते हैं बॉडी टेम्परेचर, तो कितना होता है यार, 106 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है यार, 106 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यार, भेड़ के मीट को किस नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से पाएंगे चिकन के नाम से जाना जाता है, बीफ के नाम से जाना जाता है, पोर्क के नाम से जाना जाता है, फिर मटन के नाम से जाना जाता है। जल्दी से पाएंगे भेड़ के मीट को। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है भेड़ का मीट, तो जल्दी से पाएंगे भेड़ के मीट को किस नाम से जाना जाता है। चिकन के नाम से, बीफ के नाम से, पोर्क के नाम से, फिर मटन के नाम से। जल्दी से पाएंगे कि भेड़ के, ठीक है, भेड़ के जो मीट होता है इसे किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से पाएंगे कि यार चिकन के नाम से जाना जाता है, बीफ के नाम से जाना जाता है, पोर्क के नाम से जाना जाता है, फिर मटन के नाम से जाना है। जल्दी से आपका राइट आंसर क्या है। तो यार अगर आप से भेड़ की मीट, तो भेड़ का मीट क्या होता है यार, मटन होता है। ठीक है, जो भेड़ का मीट होता है इसे बोला जाता है मटन। लेकिन अगर बात करते हैं चिकन, तो चिकन तो आपको पता होगा मुर्गी को बोला जाता है। ठीक है, जो मुर्गी का मीट होता है इसे बोला जाता है चिकन। अगर बात करते हैं बीफ, तो बीफ किसका होता है, गाय का। ठीक है, जो गाय का मीट होता है, तो गाय के मीट को बोला जाता है बीफ। और अगर आपसे पूछता है पोर्क, तो पोर्क क्या होता है, सुअर का मीट होता है। क्या होता है, सुअर का मीट होता है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए कि अगर आप सोचते हैं चिकन, तो चिकन होता है आपको पता होगा मुर्गी का होता है। बीफ क्या होता है, गाय के मीट को बोला है। ठीक है, गाय के मीट को क्या बोला है, बीफ बोला है। पोर्क की अगर बात की जाए, तो पोर्क क्या होता है, सुअर का मीट होता है। और अगर बात की जाए मटन की, तो मटन क्या होता है, भेड़ का मीट होता है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। यार हाँ, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया कि दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया डेफिशिएंसी के बारे में। तो जल्दी से पाएंगे दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। लोहा की पाई जाती है, मैग्नीशियम की पाई जाती है, कैल्शियम की पाई जाती है, फिर फास्फोरस की पाई जाती है। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। जल्दी से पाएंगे लोहा की पाई जाती है, मैग्नीशियम की पाई जाती है, कैल्शियम की पाई जाती है, फिर फास्फोरस की पाई जाती है। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या है। यार अगर आपसे पूछता है कमी के बारे में, ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है डेफिशिएंसी के बारे में, तो किसकी डेफिशिएंसी होती है, ये होती है यार लोहा की। किसकी होती है यार, आयरन की होती है, लोहा की होती है, फेरस की होती है। ठीक है, तीनों ही इसके नाम होते हैं। कि अगर आपसे पूछता है दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है, तो किसकी होती है यार, लोहा, आयरन या फेरस। लोहा, आयरन या फेरस की कमी पाई जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछता है दूध में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है, तो कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस किसकी अधिकता पाई जाती है, कैल्शियम और फास्फोरस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है। ठीक है, डबल पर्पज जो ब्रीड होती है वो कौन सी है। यहाँ पर आपको यही बताना है, डबल पर्पज ब्रीड बतानी है। तो जल्दी से बताएंगे गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है। गिर है, थारपारकर है, जर्सी है, या फिर
साहिवाल है। जल्दी से बताएंगे गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी होती है, डबल पर्पज़ ब्रीड कौन सी है, गिर होती है, थारपारकर होती है, जर्सी होती है, फिर साहिवाल होती है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि गाय की डबल पर्पज़ ब्रीड कौन सी होती है, गिर होती है, थारपारकर होती है, जर्सी होती है, साहिवाल होती है। तो कौन सी होती है, हाँ अगर आपसे पूछ रहा है द्विप्रयोजनीय नस्ल तो कौन सी होती है, हाँ ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया है। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है गाय की डबल पर्पज़ ब्रीड अर्थात द्विप्रयोजनीय नस्ल के बारे में तो कौन सी होगी, हाँ थारपारकर होती है। कौन सी होती है, थारपारकर होती है। ठीक है, और इस पेपर से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमने जितने भी टेस्ट सीरीज किए उनमें से कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लगभग जितने क्वेश्चन हैं यहाँ पर सभी क्वेश्चन हमारी जो टेस्ट सीरीज है उससे ही पूछे जा रहे हैं। इसलिए यार हाँ कि हर टेस्ट से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, इसलिए यार हाँ हर टेस्ट सीरीज को क्लियर करना आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आपने किसी भी पार्ट को या फिर किसी भी हमारे टेस्ट सीरीज को मिस किया है तो आई बटन पर, ठीक है, राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा एक आई बटन, तो वहाँ पर सभी पार्ट्स के लिंक या सभी टेस्ट सीरीज की लिंक आपको वहाँ पर मैं देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ से ही सभी पार्ट्स को या फिर सभी टेस्ट सीरीज को आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कुसुम के बीज में तेल की मात्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कुसुम के बीज में, किसमें पूछा गया रहा, जो सैफ्लोर होता है, कुसुम होता है, तो इसके यार हाँ बीज में कितनी होती है तेल की मात्रा। जल्दी से बताएंगे कि तेल की मात्रा कितनी होती है, 25 से 30% होती है, 30 से 35% होती है, 35 से 40% होती है, फिर 40 से 50% होती है। जल्दी से बताएंगे कि कुसुम के बीज में तेल की मात्रा कितनी होती है, 25 से 30%, 30 से 35%, 35 से 40% या फिर 40 से 50%। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है, क्योंकि कुसुम के बीज में तेल की मात्रा कितनी होती है, 25 से 30%, 30 से 35%, 35 से 40% या फिर 40 से 50%। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे कि कुसुम के बीज में, ठीक है, कुसुम के बीज में तेल की मात्रा कितनी होती है, तो कितनी होती है यार, 30 से 35% होती है, 30 से 35% होती है, न कि यार 40 से 50 होती है। अगर आपका डाउट है इस क्वेश्चन पर तो आप चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है आपको इस क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि यार मैंने देखा था पिछली वीडियो में आपने बताया था, लेकिन यार हाँ कि हमने कंफर्म करके ही यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। यार हाँ कुसुम के बीज में कितनी होती है, यार हाँ तेल की मात्रा 30 से 35% होती है। कितनी होती है, 30 से 35% ही होती है। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा यार अंधी गुड़ाई संभव है। ठीक है, अंधी गुड़ाई जिसे यार हम ब्लाइंड होइंग के नाम से जाना है। तो जल्दी से बताएंगे कि ब्लाइंड होइंग किस में की जाती है, धान में की जाती है, मक्के में की जाती है, गन्ने में की जाती है, फिर गेहूँ में की जाती है। जल्दी से बताएंगे कि ब्लाइंड होइंग क्रिया किस में की जाती है, धान में, मक्के में, गन्ने में, फिर गेहूँ में। जल्दी से बताएंगे कि ब्लाइंड होइंग संभव है धान में, मक्का में, गन्ना में या फिर गेहूँ में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लाइंड होइंग होती क्या है। ठीक है, ब्लाइंड होइंग होती क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ ब्लाइंड होइंग। मान लीजिए किसी भी जो फसल है हमारी, जो क्रॉप है, उसकी सोविंग करने के बाद और उसकी जर्मिनेशन से पहले, ठीक है, उसकी सोविंग करने के बाद, सोविंग करने के तो बाद, लेकिन उसकी जर्मिनेशन से पहले अगर गुड़ाई की जा रही है, क्या कर दी जा रही है यार, हाँ होइंग अर्थात यार हाँ होइंग की जाती है, तो उसे बोला जाता है यार अंधी गुड़ाई। किस नाम से जाना है, उसे अंधी गुड़ाई के नाम से जाना है। और अब अगर आपसे पूछा जाता है कि अंधी गुड़ाई का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य यही होता है यहाँ जो हार्ड सीट होती है, ठीक है, हार्ड सरफेस की जो परत होती है उसे तोड़ना होता है। और दूसरा यहाँ जर्मिनेशन फास्ट हो, इसलिए भी यहाँ अंधी गुड़ाई की जाती है। ठीक है, इसके मुख्यतः दो ही रीजन होते हैं। एक होता है इसका जो यानी सोइल, मान लीजिए कि उसकी सोइल फिर यहाँ हार्ड हो जाती है, ठीक है, हार्ड जो सरफेस हो जाती है उसे तोड़ने के लिए, और दूसरा उसका जर्मिनेशन फास्ट हो, इसलिए भी यहाँ ये ब्लाइंड होइंग की जाती है। ठीक है, किसान क्लियर हुआ। और किस में करते हैं यार, गन्ने में की जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में की जाती है, गन्ने में की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा यार भारत में वार्षिक वर्षा कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा यार भारत में, जल्दी से देंगे, और जो एवरेज रेनफॉल होती है, ठीक है, एवरेज रेनफॉल होती है वो कितनी होती है, 690 मिलीमीटर होती है, 1190 मिलीमीटर होती है, 1265 मिलीमीटर होती है, फिर 1490 मिलीमीटर होती है। जल्दी बताएंगे कि भारत में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, एवरेज रेनफॉल कितनी होती है, 690 मिलीमीटर, 1190 मिलीमीटर, 1265 मिलीमीटर, फिर 1490 मिलीमीटर। जल्दी बताएंगे भारत में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, जो एवरेज रेनफॉल होती है ये कितनी होती है, 690 मिलीमीटर, 1190 मिलीमीटर, 1265 मिलीमीटर या 1490 मिलीमीटर। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यार हाँ अगर आप सोचते हैं इंडिया के बारे में, तो यार हाँ भारत में कितनी होती है एवरेज रेनफॉल, ये होती है 1190 मिलीमीटर। कितनी होती है भारत की, अगर आपसे पूछ रहा है तो 1190 मिलीमीटर। और अगर आपसे पूछता है राजस्थान में, तो राजस्थान में कितनी होती है, हाँ 575 मिलीमीटर। कितनी होती है, 575 मिलीमीटर होती है। ठीक है, दोनों को याद रखना कि अगर आपसे पूछता है भारत में, तो भारत में एवरेज रेनफॉल कितनी होती है, 1190 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है, 1190 मिलीमीटर होती है। लेकिन अगर आपसे पूछता है राजस्थान के बारे में, तो जो राजस्थान में एवरेज रेनफॉल होती है कितनी होती है, 575 मिलीमीटर। कितनी होती है, 575 मिलीमीटर होती है। और अगर आपसे पूछता है सेंटीमीटर में, तो क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है कि 57 और 5 के बीच में क्या हो, एक पॉइंट लगा देनी। अर्थात यार अगर आपसे पूछता है राजस्थान में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो कितनी होती है ना, 57.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 57.5 सेंटीमीटर होती है।
ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया CO2 की मात्रा, तो जल्दी से यहाँ वातावरण में, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। 78% होती है, 0.5% होती है, 0.03% होती है, फिर 0.001% होती है। जल्दी से पाएंगे यहाँ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D, A, B, C या फिर D। जल्दी से पाएंगे ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है। 78% होती है, 0.5% होती है, 0.03% होती है, फिर 0.001% होती है। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आपसे पूछा है वातावरण में, ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है वातावरण में, तो वातावरण में कितनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये होती है 0.03%। कितनी होती है, 0.03% होती है। और अगर बात की जाए PPM में, ठीक है, अगर आपसे पूछता है PPM में, तो कितनी होती है, 300 ppm होती है। कितनी होती है, 300 ppm होती है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि अगर आपसे पूछ रहा है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज में, तो परसेंटेज कितनी होती है यार, 0.03% होती है। कितनी होती है, 0.03% होती है। और अगर आपसे पूछते हैं PPM में, तो कितनी होती है यार, 300 ppm होती है। कितनी होती है, 300 ppm होती है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि अगर आपसे पूछते हैं मर्दा में, ठीक है, मर्दा में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछता है वातावरण में, और अगर आपसे पूछता है मर्दा में, तो मर्दा में जल्दी से बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है। मर्दा में जल्दी से बताएंगे कितनी होती है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछता है सोइल में अर्थात मर्दा में, तो मर्दा में यार जो CO2 है, ठीक है, मर्दा में अगर बात की जाए CO2 की, तो कितनी होती है, 0.3% होती है। कितनी होती है, 0.3% होती है, जो कि यहाँ वातावरण से, ठीक है, जो कि यहाँ वातावरण से 10 गुना होती है। ठीक है, क्या होती है, 10 गुना अधिक होती है। कितनी होती है, 8 से 10 गुना अधिक होती है। ठीक है, याद रखना कि अगर आपसे पता है वातावरण में, तो वातावरण में CO2 कितनी होती है, 0.03% होती है। लेकिन अगर आपसे पता है मर्दा में, तो मर्दा में कितनी होती है, 0.3% होती है। और अगर बात की जाए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मर्दा में यहाँ वातावरण की अपेक्षा 8 से 10 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। क्या होती है, 8 से 10 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए कि मेथी का वानस्पतिक नाम होता क्या है। अर्थात यहाँ वैज्ञानिक नाम क्या होता है। जल्दी से बताएंगे, मेडिकल सेटाइव होता है, एविनो सेटाइव होता है, इरुका सेटाइव होता है, फिर ट्राइगोनेला फोइनम होता है। जल्दी से बताएंगे कि मेथी का साइंटिफिक नेम क्या होता है। मेडिको सेटाइवा, एविना सेटाइवा, इरुका सेटाइवा, फिर ट्राइगोनेला फोइनम। जल्दी से बताएंगे, एक कॉमन क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा वैसे कि अगर आपसे पूछा है मेथी का वानस्पतिक नाम, तो क्या होता है यार, जो मेथी का वैज्ञानिक नाम है ये होता है ट्राइगोनेला फोइनम। क्या होता है, ट्राइगोनेला फोइनम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ गया राजस्थान में कितने जलवायु खंड होते हैं। तो जल्दी से बताएंगे एग्रो यानी सस्य जलवायु खंड कितने होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में। तो जल्दी से बताएंगे राजस्थान में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने होते हैं राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में पूछा गया, न कि भारत में पूछा गया। तो जल्दी से बताएंगे कि राजस्थान में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं। 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं। जल्दी से बताएंगे कि 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं। जल्दी से बताएंगे राजस्थान में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने होते हैं। 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, ठीक है, जो सस्य जलवायु खंड होते हैं, ये कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स या फिर सस्य जलवायु खंड पूछा है आपसे राजस्थान में, तो राजस्थान में कितने होते हैं, 10 होते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं भारत में, ठीक है, लेकिन अगर आप सोचते हैं भारत में, तो भारत में कितने होते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, होते हैं 15 अर्थात 15 होते हैं। कितने होते हैं ना भारत में, अगर आपसे पूछ रहा है तो भारत में होते हैं 15। और अगर आपसे पूछ रहा है राजस्थान में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स या सच्चे जलवायु खंड, तो राजस्थान में कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपसे पूछेगा स्टूलिंग। ठीक है, स्टूलिंग नहीं होता है, ये स्टूलिंग होता है। तो स्टूलिंग किस फसल में प्रचलित है। जल्दी से यहाँ प्रोपेगेशन एक मेथड होता है, ये यहाँ क्या होता है, स्टूलिंग। थोड़ी ये पौध लगाने का एक मेथड होता है। ओके, तो जल्दी से बताएंगे कि स्टूलिंग किस फसल में प्रचलित होता है। आम में, अनार में, अमरूद में, फिर आंवला में। जल्दी से बताएंगे कि स्टूलिंग क्रिया यहाँ किस फसल से संबंधित है। आम से, अनार से, अमरूद से, फिर आंवला से। जल्दी से बताएंगे स्टूलिंग क्रिया किस फसल से संबंधित है। आम से, अनार से, अमरूद से, फिर आंवले से। जल्दी से बताएंगे किस फसल से संबंधित होती है। तो यार अगर आपसे पूछता है स्टूलिंग, जिससे यहाँ गुट्टी दाव विधि बोला जाता है, किस नाम से जाना है यार, इसका सेकंड नाम क्या होता है, गुट्टी दाव विधि होती है। क्या होती है, गुट्टी दाव विधि होती है। तो जल्दी से बताएंगे, अब बता दीजिए जल्दी से कि स्टूलिंग गुट्टी दाव विधि किस फसल से संबंधित होती है। आम से होती है, अनार से होती है, अमरूद से होती है, आंवले से होती है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर आपसे स्टूलिंग या गुट्टी दाव विधि तो किस में होती है, यहाँ अमरूद में ली जाती है। किस फसल से संबंधित होती है, यहाँ अमरूद से संबंधित होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है शंकर बैंगन की, ठीक है, शंकर बैंगन होता है तो इसकी सीड रेट कितनी होती है, प्रति हेक्टर आपको बतानी है। तो जल्दी से बताएं यहाँ शंकर बैंगन की, न कि बैंगन की, ठीक है, यानी जो सामान्य बैंगन है उसकी यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि आपसे पूछा गया हाइब्रिड ब्रिंजल की, ठीक है, हाइब्रिड सीड रेट यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे कि शंकर बैंगन की सीड रेट कितनी होती है। 150 ग्राम प्रति हेक्टर होती है, 200 ग्राम प्रति हेक्टर होती है, 250 ग्राम प्रति हेक्टर होती है, फिर 300 ग्राम प्रति हेक्टर होती है। जल्दी से बताएंगे कि शंकर बैंगन की सीड रेट कितनी होती है। 150 किलोग्राम प्रति हेक्टर, 150 ग्राम प्रति हेक्टर, 200 ग्राम प्रति हेक्टर, 250 ग्राम प्रति हेक्टर या फिर 300 ग्राम प्रति हेक्टर कितनी होती है। जल्दी से बताएंगे। यहाँ अगर आपसे होता है शंकर बैंगन के बारे में, ठीक है, अगर आपसे होता है शंकर बैंगन के बारे में, तो शंकर बैंगन में जो सीड रेट रखी जाती है ये रखी जाती है केवल यहाँ 200 ग्राम, कितनी होती है यहाँ 200 ग्राम प्रति हेक्टर, ठीक है। यहाँ अगर आपसे शंकर बैंगन के बारे में, तो शंकर बैंगन में जो सीड रेट रखी जाती है ये कितनी रखी जाती है 200 ग्राम प्रति हेक्टर रखी जाती है, कितनी रखी जाती है 200 ग्राम प्रति हेक्टर। और अगर आपसे पूछता है कॉमन ब्रिंजल, ठीक है, यानी सामान्य जो ब्रिंजल होता है उसकी सीड रेट कितनी रखी जाती है प्रति हेक्टर, तो उसकी रखी जाती है यहाँ 300 से 400, ठीक है, 300 से 400 किलोग्राम होती है, कितनी होती है यहाँ 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टर होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा है सामान्य अर्थात कॉमन जो ब्रिंजल होता है उसकी सीड रेट कितनी होती है, तो 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टर होती है। लेकिन अगर आपसे पूछता है शंकर बैंगन की, तो शंकर बैंगन की जो सीड रेट होती है ये होती है 200 ग्राम प्रति हेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सी फसल ठंडी जलवायु की फल है। यहाँ पर आपसे पूछा है ठंडी जलवायु को कौन सा फल है ये आपको बताना है। तो जल्दी से यहाँ ठंडी जलवायु को किसका, यार यहाँ कोल्ड क्लाइमेट का कौन सा फल है। नाशपाती होता है, आम होता है, काजू होता है या चीकू होता है। जल्दी से बताएंगे ठंडी जलवायु को कौन सा फल है। नाशपाती होता है, आम होता है, काजू होता है, फिर चीकू होता है। जल्दी से बताएंगे कि ठंडी जलवायु का कौन सा फल है। नाशपाती होता है, आम होता है, काजू होता है, चीकू होता है। तो कौन सा होता है। अगर आपसे ठंडी जलवायु तो कौन सा होता है, नाशपाती होता है। कौन सा होता है यार हाँ ठंडी जलवायु का फल ये होता है नाशपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा यार तरबूज में, ठीक है, तरबूज में प्रति हेक्टर कितने किलोग्राम सीड रखे जाते हैं, अर्थात इसकी भी आपसे सीड रेट पूछी गई है। तो यार हम जल्दी से बताएंगे कि तरबूज की जो सीड रेट होती है प्रति हेक्टर कितनी होती है। सीड रेट प्रति हेक्टर कितनी रखी जाती है, 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टर, 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टर, 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर या फिर 0.5 ग्राम, अर्थात यहाँ केवल 500 ग्राम रखी जाती है, 2 से 3 किलोग्राम रखी जाती है, 5 से 6 किलोग्राम रखी जाती है, फिर 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर रखी जाती है। जल्दी से बताएंगे कि तरबूज की सीड रेट क्या रखी जाती है, 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टर, 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टर, 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर या फिर 500 ग्राम। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यार अगर आप सोचते हैं तरबूज के बारे में, तरबूज की सीड रेट कितनी होती है। जल्दी से बताएंगे तरबूज की सीड रेट कितनी होती है। तो इसकी सीड रेट होती है यहाँ 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर, कितनी होती है 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया रहा कॉमन क्वेश्चन है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हनी ड्यू और पूसा डेलीशियस। यार हाँ हनी ड्यू यार हाँ और पूसा डेलीशियस किसकी किस्म होती है। तो जल्दी से बताएंगे कि हनी ड्यू और पूसा डेलीशियस किसकी होती है। जल्दी से बताएंगे वेराइटी मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है। तो जल्दी से बताएंगे चीकू की होती है, बेर की होती है, केले की होती है, पपीते की होती है। जल्दी से बताएंगे हनी ड्यू और पूसा डेलीशियस किसकी किस्म होती है। चीकू की होती है, बेर की होती है, केले की होती है, पपीते की होती है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं हनी ड्यू और पूसा डेलीशियस इसके बारे में, तो किसकी होती है पपीते की होती है। किसकी होती है यार हाँ हनी ड्यू और पूसा डेलीशियस जो कि यार हाँ मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है, किसकी होती है पपीते की होती है। किसकी होती है पपीते की होती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जल्दी से ध्यान देना इस पर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है फसलों को पाले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, फसलों को पाले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का कितने % छिड़काव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन ही जाता है कि पाले से बचाने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बन गया यहाँ पर कि पाले से बचाव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कैसा है, किसका छिड़काव किया जाता है, यहाँ पाले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है यार कितने % रखी जाती है। ठीक है, आप पाले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग तो कर रहे हो, लेकिन इसकी मात्रा क्या रखोगे, मात्रा क्या रखोगे, यही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा रहा है। तो जल्दी से बताएंगे इसकी % मात्रा कितनी होती है। 0.0% रखी जाती है, 0.1% रखी जाती है, 0.51% रखी जाती है, फिर 0.001% रखी जाती है। जल्दी से बताएंगे जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका प्रयोग हम पाले से बचाने के लिए किया जाते हैं, तो इसकी मात्रा कितनी रखी जाती है। 0.0% रखी जाती है, 0.1% रखी जाती है, 0.51% रखी जाती है, फिर 0.001% रखी जाती है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं यानी फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या था हमारा कि पाले से बचाव करने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा क्या रखते हैं, तो यहाँ इसकी केवल और केवल 0.1% मात्रा रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, 0.1% रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, 0.1% रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे गांठ गोभी के बारे में, ठीक है। जो गांठ गोभी होती है तो इसको कब बोया जाता है, इसका सीज़न क्या है, ठीक है, यानी इसको कब सोविंग की जाती है। जल्दी से बताएंगे खरीफ सीज़न में, रबी सीज़न में, जायद सीज़न में या फिर उपरोक्त सभी में। जल्दी से बताएंगे गांठ गोभी को कब ग्रो किया जाता है, खरीफ सीज़न में, रबी सीज़न में, जायद सीजन में या फिर उपरोक्त सभी में। जल्दी से बताएंगे गांठ गोभी को कब बोया जाता है, खरीफ में, रबी में, जायद में, फिर उपरोक्त सभी में। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि गांठ गोभी को कब बोया जाता है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं गांठ गोभी के बारे में, तो गांठ गोभी की जो सोविंग की जाती है ये की जाती है रबी सीज़न में। कब की जाती है, रबी सीज़न में की जाती है। कब की जाती है, रबी सीज़न में की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ कि जैम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ अर्थात यहाँ TSS की मात्रा, ठीक है, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है, TSS के नाम से भी जाना जाता है। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ जैम में TSS कितना होता है, जैम में TSS की मात्रा कितनी होती है। जल्दी से बताएंगे 48 से 50% होती है, 18 से 20% होती है, 65 से 68% होती है, फिर 40 से 42% होती है। जल्दी से बताएंगे कि जैम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ अतः रेखा टोटल सोल्यूबल सॉलिड क्या होता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड कितना परसेंट होता है। जल्दी से बताएंगे 48 से 50% होता है, 18 से 20% होता है, 65 से 68% होता है, फिर 40 से 42% होता है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि यहाँ पर आपसे पूछा है जैम में, तो जैम में जल्दी से बताएंगे TSS की मात्रा कितनी होती है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड क्या होता है यार, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ TSS जिसे बोला जाता है, और TSS क्या होता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड होता है। तो जल्दी से बताएंगे टोटल सोल्यूबल सॉलिड की मात्रा कितनी होती है जैम में, 48 से 50%, 18 से 20%, 65 से 68% है, 40 से 42%। तो कितनी होती है यहाँ इसकी जो मात्रा रखी जाती है, अर्थात यहाँ TSS की कितनी मात्रा होती है, 65 से 68% होती है। कितनी होती है, 65 से 68% होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे पूछा रहा है यार कि एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, यार हाँ एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस वानस्पतिक नाम है, अर्थात किसका होता है, पत्ता गोभी का होता है, फूल गोभी का होता है, गांठ गोभी का होता है, फिर भिंडी का होता है। जल्दी बताएंगे कि एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस एल वानस्पतिक नाम किसका होता है, पत्ता गोभी का, फूल गोभी का, गांठ गोभी का, फिर भिंडी का। जल्दी बताएंगे एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस किसका वानस्पतिक नाम होता है, पत्ता गोभी का, फूल गोभी का, गांठ गोभी का, फिर भिंडी का। तो ये तो आपको पता होगा, एक कॉमन क्वेश्चन है। किसका होता है यार, हाँ भिंडी का होता है। किसका होता है, एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस एल किसका होता है, भिंडी का होता है। और यार हाँ भिंडी को किस नाम से जाना जाता है, लेडीज फिंगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लेडी फिंगर के नाम से किससे जाना जाता है यार, हाँ भिंडी को ही जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है यार, हाँ लेडी फिंगर के नाम से किससे जाना जाता है, भिंडी को ही जाना जाता है, जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है यार, हाँ एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस एल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मानव आहार में प्रतिदिन सब्जियों की आवश्यकता कितनी होती है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा प्रतिदिन सब्जियों का कितना उपभोग करना चाहिए प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन। तो जल्दी से बताएंगे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना सब्जी का उपभोग करना चाहिए, 300 ग्राम का, 200 ग्राम का, 400 ग्राम का, फिर 100 ग्राम का। जल्दी से बताएंगे कितना आवश्यक होता है प्रतिदिन सब्जियों का आहार करना, 300 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम या फिर 100 ग्राम। जल्दी से बताएंगे मानव आहार में प्रतिदिन सब्जियों की मात्रा कितनी आवश्यक होती है, 300 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, फिर 100 ग्राम। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है मानव आहार में प्रतिदिन सब्जियों की मात्रा, ठीक है, किसकी सब्जियों की मात्रा की अगर बात की जा रही है, तो सब्जियों की मात्रा रखी जाती है 300 ग्राम। कितनी रखी जाती है, 300 ग्राम। और 300 ग्राम यार हाँ पत्ता गोभी यानी जो जैसे कि होनी चाहिए यार हाँ, जैसे कि कुछ लेगुमिनेसी की भी है, कुछ पत्ता वाली भी होती है, कुछ जड़ वाली भी होनी चाहिए, यानी सभी प्रकार की सब्जी मिलकर यार हाँ कितनी होती है प्रतिदिन इसकी जो ज़रूरत होती है ये होती है 300 ग्राम। और अगर आपसे पूछता है ये 300 ग्राम किसके द्वारा रिकमेंडेशन की गई है, ठीक है, ये जो मात्रा दी जाती है, मान लीजिए कि आपको प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए, ये किसके द्वारा दी जाती है, तो ये दी जाती है हाँ ICMR के अकॉर्डिंग। किसके द्वारा दी जाती है, ICMR के अकॉर्डिंग। किसके द्वारा दी जाती है, ICMR के अकॉर्डिंग दी जाती है, ठीक है। इसको भी आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आप पूछता है सब्जियों की मात्रा कितनी रखी जाती है, तो 300 ग्राम रखी जाती है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। लेकिन अगर आपसे पूछता है ये किसके द्वारा दी जाती है ये मात्रा, तो ये मात्रा दी जाती है हाँ ICMR के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बूंद बूंद सिंचाई अर्थात जो ड्रिप इरिगेशन होती है सबसे अधिक उपयोगी किसके लिए मानी जाती है, फल वाली फसलों में, खाद्यान्न फसलों में, सब्जियों में, फिर सरसों में। जल्दी से बताएंगे कि बूंद बूंद सिंचाई अर्थात ड्रिप इरिगेशन सबसे अधिक महत्वपूर्ण या फिर उपयोगी किसके लिए माना जाता है, फल वाली फसलों के लिए, खाद्यान्न फसलों के लिए, सब्जियों के लिए या फिर सरसों के लिए। जल्दी से बताएंगे बूंद बूंद सिंचाई सबसे अधिक उपयोगी किसके लिए है, फल वाली सब्जियों के लिए फल वाली फसलों के लिए, खाद्यान्न फसलों के लिए, सब्जियों के लिए, फिर सरसों के लिए। तो किसके लिए होता है, अगर आपसे होता है ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन की अगर आपसे पूछा रहा है तो किसके लिए होता है, फल वाली सब्जियों के लिए होता है। किसके लिए होता है, जो फ्रूट प्लांट होते हैं, ठीक है, जो फ्रूट प्लांट होते हैं तो उनके लिए स्पेशली ड्रिप इरिगेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एकांतर फलन समस्या होती है, जैसे कि हमने इसे पिछली ही वीडियो में डिस्कस किया था इसके बारे में। तो जल्दी से बता दीजिए, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए कि एकांतर फलन किसकी समस्या होती है, केले की होती है, आम की होती है, आंवले की होती है, फिर अमरूद की होती है। एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे एकांतर फलन किसकी समस्या होती है, केले की, आम की, आंवले की या फिर अमरूद की। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि एकांतर फलन किसकी समस्या होती है, केले की होती है, आम की होती है, आंवला की होती है, फिर अमरूद की होती है। किसकी होती है एकांतर फलन समस्या, ये होती है यहाँ आम की होती है। किसकी होती है आम की होती है। अब ये होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ एकांतर फलन अर्थात एक साल बनना और एक साल नहीं बनना, एक साल फल बनना एक साल नहीं बनना, एक साल बनना एक साल नहीं बनना, अर्थात यार एक साल तो फ्रूट आते हैं लेकिन दूसरे साल नहीं आते हैं। अब क्यों होता है, इसका रीज़न क्या होता है यार, एक साल तो फल आते हैं, ठीक है, दूसरे साल में क्या होता है उसकी वानस्पतिक ग्रोथ होती है, क्या होती है वानस्पतिक वृद्धि होती है, इसलिए यार हम फ्रूट नहीं बनते हैं। और थर्ड साल में वो फिर मैच्योर हो जाते हैं और वो क्या करते हैं फल उत्पादन देने लग जाते हैं, ठीक है। एक साल इसमें यार हम वानस्पतिक वृद्धि होती है, एक साल इसमें फ्रूट प्रोडक्शन होता है, एक साल इसमें वानस्पतिक वृद्धि होती है, इसमें एक साल फ्रूट प्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्यों होता है यार हाँ, इसमें ये जो एकांतर फलन है ये समस्या क्या होती है, एक साल फल बनना एक साल नहीं बनना। और इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि यार एक साल तो फ्रूट प्रोडक्शन लिया जा सकता है लेकिन सेकंड साल में क्या होता है इसकी वानस्पतिक वृद्धि होती है, इसलिए यार फ्रूट प्रोडक्शन नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन भी समझ आ गया, आपको समझ आ गया होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एकांतर फलन किसकी समस्या होती है, आम की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गोला किसकी किस्म होती है। तो जल्दी से बताएंगे गोला किसकी किस्म होती है, सेब की होती है, नाशपाती की होती है, काजू की होती है, फिर बेर की होती है। जल्दी से बताएंगे कि गोला किसकी किस्म होती है, जल्दी से बताएंगे गोला किसकी किस्म होती है। तो यहाँ अगर आप सोचते गोला तो गोला किसकी होती है, बेर की होती है। किसकी होती है, गोला बेर की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है। अब ये आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे कि वर्तमान में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में भारत के कृषि मंत्री कौन है, ये आपको बताना है। करंट डाटा से ही क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताएंगे भारत के कृषि मंत्री कौन है, श्री राजनाथ सिंह है, नरेंद्र सिंह तोमर है, रामविलास पासवान है, फिर प्रभुलाल सैनी है। जल्दी से बताएंगे कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है। जल्दी से बताएंगे श्री राजनाथ सिंह है, नरेंद्र सिंह तोमर है, रामविलास पासवान है, फिर प्रभुलाल सैनी है। जल्दी से बताएंगे कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है। तो यहाँ अगर आपसे पूछा है प्रेजेंट में, तो यहाँ वर्तमान में जो भारत के कृषि मंत्री है वो कौन से हैं, नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन से हैं यहाँ, नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है, साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है। तो जल्दी से बताएंगे 60 से 70%, 10 से 20%, 30 से 40% या फिर 20 से यानी 25%। जल्दी से बताएंगे साइलेज में, ठीक है। किस में पूछा गया रहा, यहाँ पर आपसे साइलेज में नमी की मात्रा। तो जल्दी से बताएंगे, इसकी हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी क्लियर कराई थी आपको, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमको इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ क्लियर किया था। तो जल्दी से बताएंगे साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है, 60 से 70%, 10 से 20%, 30 से 40% या फिर 20 से 25%। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है। तो जैसे कि हमने सोल्व किया था यहाँ कि अगर आपको ये पता नहीं है कि साइलेज में ज़्यादा नमी होती है फिर हे में ज़्यादा नमी होती है, तो इसको हमने डिफाइन किया था ऐसे, दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपसे पूछता है हाँ साइलेज में नमी की मात्रा होती है या फिर हे में ज़्यादा, ठीक है, साइलेज में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है फिर हे में। तो यहाँ अगर आपको ये डाउट होता है कि किस में होगी, तो इसके डाउट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि साइलेज जिस गड्ढे में तैयार किया जाता है, साइलेज यार हाँ गड्ढों में तैयार किया जाता है, और जिस गड्ढे में तैयार किया जाता है उसे बोला जाता है साइलो। किस नाम से जाना जाता है यार, उसे बोला जाता है जिस गड्ढे में तैयार किया जाता है इसे, उसे बोला जाता है साइलो। तो यहाँ साइलेज को किसमें तैयार किया जाता है, गड्ढों में तैयार किया जाता है। अब इसे आप समझ सकते हो यार हाँ कि साइलेज को यार गड्ढों में तैयार किया जाता है, इसलिए यार इसमें नमी का ज़्यादा लॉस नहीं होता है। अर्थात यार साइलेज में क्या होती है, नमी की मात्रा अधिक होती है बजाय हे के। क्योंकि यार अगर आपसे पूछा रहा है हे, तो यार हे को क्या करते हैं सरफेस पे, ठीक है, जो मर्दा सरफेस होती है मान लीजिए, या फिर कोई कठोर सतह होती है जैसे कि कोई चौबरा हुआ, तो उस पर पटक दिया जाता है। वैसे कुछ नहीं है इसमें, यानी छाया में रख दिया जाता है। हे में क्या करते हैं, केवल छाया में रखा जाता है। और अगर बात करते हैं साइलेज की, तो साइलेज में यार गड्ढों में तैयार किया जाता है, साइलेज को गड्ढों में तैयार किया जाता है, इसलिए यार हाँ साइलेज में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है बजाय हे के। क्योंकि यार हे को क्या किया जाता है, केवल और केवल यानी उस सरफेस पर रख दिया जाता है, यानी धूप से बचाने के लिए इसे सरफेस पर रख दिया जाता है, केवल यार हाँ कि धूप से बचाने के लिए छाया में रख दिया जाता है हे को। लेकिन यार हाँ साइलेज किस में तैयार किया जाता है, गड्ढों में तैयार किया जाता है, इसलिए यार हाँ साइलेज जो नमी होती है, नमी की मात्रा अधिक होती है बजाय हे के, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया। अब बात करते हैं इनमें कितनी नमी की मात्रा होती है। तो यार हाँ अगर आप सोचते हैं साइलेज में, ठीक है, अगर आप सोचते हैं साइलेज में नमी की मात्रा तो कितनी होती है, 60 से 70% होती है। कितनी होती है, 60 से 70% होती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं हे में, तो हे में होती है 15 से 20%। कितनी होती है, 15 से 20% नमी की मात्रा होती है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। साइलेज में कितनी होती है, 60 से 70 होती है, हे में कितनी होती है, 15 से 20% होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पश्मीना नस्ल है, तो पश्मीना होती क्या है, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे कि पश्मीना किसकी नस्ल होती है, भेड़ की होती है, भैंस की होती है, गाय की होती है, फिर बकरी की होती है। जल्दी से बताएंगे पश्मीना किसकी नस्ल होती है, भेड़ की, भैंस की, गाय की या फिर बकरी की। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि पश्मीना किसकी नस्ल होती है, भैंस की होती है, भेड़ की होती है, गाय की होती है, बकरी की होती है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। यहाँ अगर आपसे पश्मीना के बारे में, तो पश्मीना किसकी नस्ल होती है, बकरी की नस्ल होती है। किसकी होती है, बकरी की नस्ल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मुर्गी की कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनीय है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है हम द्विप्रयोजनीय नस्ल के बारे में। ठीक है, डबल पर्पज़ के लिए। तो जल्दी से बताएंगे मुर्गी की कौन सी ऐसी नस्ल है जो कि यहाँ द्विपर्पज़ के लिए, अर्थात यहाँ डबल पर्पज़ के लिए पाली जाती है। रोड आइसलैंड रेड होती है, कॉर्निश होती है, व्हाइट लेग हॉर्न होती है, फिर साइनिन होती है। जल्दी बताएंगे कि मुर्गी की कौन सी ऐसी नस्ल है जिसे यहाँ डबल पर्पज़ के लिए पाला जाता है। रोड आइसलैंड रेड को पाला जाता है, कॉर्निश को पाला जाता है, व्हाइट लेग हॉर्न को पाला जाता है, फिर साइनिन को पाला जाता है। जल्दी बताएंगे कि मुर्गी की कौन सी ऐसी नस्ल है यहाँ जिसे डबल पर्पज़ के लिए पाला जाता है। रोड आइसलैंड को, कारण इसको, व्हाइट लेग हॉर्न को, फिर सानेर को। तो कौन सी होती है अगर आप सोचते हैं द्विप्रयोजनीय नस्ल, तो कौन सी होती है, रोड आइसलैंड रेड होती है। कौन सी होती है यहाँ, रोड आइसलैंड रेड होती है। क्योंकि यहाँ अगर आपसे पूछा रहा है डबल पर्पज़, तो यहाँ इससे यहाँ एक तो मांस भी प्राप्त किया जाता है और अंडे भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ रोड यानी मांस प्राप्त करने के लिए और अंडे प्राप्त करने के लिए दोनों के लिए किसे पाला जाता है, यहाँ रोड आइसलैंड रेड को पाला जाता है। ठीक है, किसको पाला जाता है, रोड आइसलैंड रेड, जो कि क्या होती है, एक डबल पर्पज़ होती है। ठीक है, क्या होती है, एक डबल पर्पज़ नस्ल होती है, ब्रीड होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछे सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है। तो जल्दी से बताएं आपका राइट आंसर क्या है कि सबसे अधिक दूध किसके द्वारा दिया जाता है, जर्सी के द्वारा, हरियाणा के द्वारा, साहिवाल के द्वारा, फिर होलिस्टीन फ्रीजियन के द्वारा। जल्दी से बताएंगे गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है। जर्सी होती है, हरियाणा होती है, साहिवाल होती है, फिर एचएफ होती है, होलिस्टीन फ्रीजियन होती है। जल्दी से बताएंगे कौन सी है आपका राइट आंसर। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है भारतीय नस्ल, ठीक है, अगर आपने एचएफ दिया है तो आपका गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझा करो कि क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय नस्ल के बारे में। ठीक है, सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है। ठीक है, कौन सी है भारतीय नस्ल कौन सी है। तो भारतीय नस्ल के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, न कि पूरे वर्ल्ड में। तो अगर बात की जाए वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में कौन सी देती है, होलिस्टीन फ्रीजियन देती है। लेकिन अगर आपसे पूछा है भारतीय नस्ल, तो भारतीय नस्ल कौन सी होती है, यहाँ साहिवाल होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा है, साहिवाल नस्ल। क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा है भारतीय नस्ल के बारे में कि भारतीय ऐसी कौन सी नस्ल जो कि यहाँ सबसे अधिक दूध देती है, तब आपका राइट आंसर कौन सा है, साहिवाल होती है। कौन सी है यहाँ, साहिवाल नस्ल के द्वारा सबसे अधिक दूध दिया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूरा पूछा जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दूध किसके द्वारा दिया जाता है, एचएफ के द्वारा। किसके द्वारा, एचएफ के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड में दिया जाता है एचएफ के द्वारा, होलिस्टीन फ्रीजियन के द्वारा। और अगर आपसे पूछा रहा है भारतीय, तो भारतीय नस्ल कौन सी होती है, साहिवाल होती है। कौन सी होती है यहाँ, साहिवाल होती है। ओके, क्वेश्चन के जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछे राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला है, अर्थात यहाँ सबसे ज़्यादा जो मुर्गी पालन किया जाता है ये किस जिले में किया जाता है, अजमेर में किया जाता है, जयपुर में किया जाता है, टोंक में किया जाता है, नागौर में किया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि आपका राइट आंसर क्या है कि राजस्थान में मुर्गी पालन में सबसे ज़्यादा जो अग्रणी राज्य है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मुर्गी पालन किया जाता है ये किस राज्य में किया जाता है, अजमेर में किया जाता है, जयपुर में किया जाता है, टोंक में किया जाता है, या फिर नागौर में किया जाता है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या है कि राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला कौन सा होता है। तो यार अगर आप सोचते हैं मुर्गी पालन, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर कैसा है, अजमेर में कैसा है, कहाँ पर कैसा है, अजमेर में कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एफएमडी रोग होता है, तो जल्दी से बताएंगे एफएमडी रोग किसके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, फिर पैरासाइट के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि एफएमडी रोग किसके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, फिर पैरासाइट के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि आपका राइट आंसर क्या है कि एफएमडी रोग किसके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, फिर पैरासाइट के द्वारा। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एफएमडी होता क्या है। तो एक कॉमन क्वेश्चन है कि एफएमडी क्या होता है, फूड एंड माउथ डिजीज होती है। क्या होती है, फूड एंड माउथ डिजीज होती है, जो कि किसके द्वारा फैलती है, वायरस के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा फैलती है यार, हम वायरस के द्वारा फैलती है। ठीक है, एफएमडी मतलब फूड एंड माउथ डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यार हम मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है। तो ये क्वेश्चन हमने अभी सोल्व किया था। तो यार हम मुर्गी के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, जल्दी से बता दीजिए। ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, फिर 115 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जल्दी से बताएंगे कि मुर्गी के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। जल्दी से बताएंगे बॉडी टेम्परेचर कितना होता है मुर्गी का। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है, जैसे कि हमने अभी सोल्व किया था, कितना होता है 106 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है अगर आपसे बॉडी टेम्परेचर, तो कितना होता है मुर्गी के बॉडी टेम्परेचर, ये होता है 106 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ताज़ी दूध का पीएच मान कितना होता है, तो जल्दी से पाएंगे ताज़े दूध का। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है ताज़े दूध का पीएच मान, तो जल्दी से पाएंगे ताज़ी दूध का जो पीएच होता है ये कितना होता है, 6 यानी 6 होता है, 6.7 होता है, 7.2 होता है या फिर 7.5% होता है। जल्दी से पाएंगे कि ताज़े दूध का पीएच मान कितना होता है, 6 पीएच होता है, 6.7 पीएच होता है, 7.2% होता है, 7.2 पीएच होता है, फिर 7.5 पीएच होता है। जल्दी से बताएंगे कि ताज़े दूध का, ठीक है, जो ताज़ा मिल्क होता है तो इसका पीएच मान कितना होता है, 6 होता है, 6.7 होता है, 7.2 होता है या फिर 7.5 होता है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी। तो क्या होता है, अगर आप सोचते ताज़े दूध का पीएच तो ये कितना होता है, 6.7 होता है। कितना होता है, 6.7 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत की सबसे अधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल कौन सी है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है दलहनी फसल के बारे में, तो जल्दी से बताएंगे लेगुमिनेसी कौन सी क्रॉप है। ठीक है, प्रमुख जो यानी सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है जिसे, तो जल्दी से बताएंगे सबसे अधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल कौन सी है भारत के लिए। चना होता है, मटर होता है, मसूर होता है, फिर उड़द होता है। जल्दी से बताएंगे चना होता है, मटर होता है, मसूर होता है, उड़द होता है। जल्दी से बताएंगे भारत की सबसे अधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल कौन सी है, चना, मटर, मसूर या फिर उड़द। जल्दी से बताएंगे कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल कौन सी है, लेगुमिनेसी क्रॉप कौन सी है। चना होती है, मटर होती है, मसूर होती है, उड़द होती है। तो यार हाँ, अगर आपसे भारत की सबसे अधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल तो कौन सी होती है यार हाँ, जो अगर बात की जाए दलहनी फसल तो ये होती है चना। कौन सी होती है, चना होती है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तिलहनी फसल, तो तिलहनी फसल आपका राइट आंसर कौन सा होता है, मूंगफली होती है। ठीक है, तिलहनी फसल में कौन सी होती है यार हाँ, सबसे महत्वपूर्ण ये होती है मूंगफली। और अगर आपसे बताए भारत की सबसे अधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल, तो दलहनी फसल कौन सी होती है, चना होती है। दलहनी फसल चना होती है, तिलहनी फसल मूंगफली होती है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है डेड हार्ट रोग होता है, तो जल्दी से यार डेड हार्ट किसके द्वारा होता है और किस में होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बताना है कि किस में होता है। तो जल्दी से बताएंगे डेड हार्ट रोग किस में देखने को मिलता है, चुकंदर में, गन्ना में, आलू में या फिर तंबाकू में। जल्दी से बताएंगे डेड हार्ट रोग प्रमुखतः किस में देखा जाता है, जो मेजर डिजीज होती है हाँ डेड हार्ट, ये किसके द्वारा होती है। डेड हार्ट रोग किसके द्वारा होता है, चुकंदर में होता है, गन्ने में होता है, आलू में होता है, तंबाकू के द्वारा होता है। जल्दी से बताएंगे डेड हार्ट किस में होता है। सबसे पहले आपको बताना है किस में होता है, चुकंदर में होता है, गन्ना में होता है, आलू में होता है, फिर तंबाकू में होता है। तो यार हाँ, अगर आपसे पूछता है डेड हार्ट रोग तो ये होता है यार हाँ शुगर केन में। यार हाँ, किसकी होती है एक मेजर प्रॉब्लम डेड हार्ट, यार हाँ डेड हार्ट एक मेजर प्रॉब्लम होती है शुगर केन की, गन्ने की होती है। अब अगर आपसे पूछता है किसके द्वारा फैलती है, ठीक है, किस इंसेक्ट के द्वारा होती है, एक इंसेक्ट के द्वारा होती है। तो जल्दी से बताएं कौन सा इंसेक्ट होता है जिसके द्वारा डेड हार्ट रोग होता है शुगर केन में। जल्दी से बताएं, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि डेड हार्ट रोग किस में होता है, गन्ने में होता है, लेकिन किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे किस में होता है यानी किसके द्वारा होता है, तो ये होता है स्टेम बोरर के द्वारा। किसके द्वारा होता है, शुगर केन जो बोरर होता है, शुगर केन स्टेम बोरर जो होता है, तो उसी के द्वारा यहाँ डेड हार्ट रोग होता है। और डेड हार्ट रोग यहाँ मेजर डिजीज किसकी है, शुगर केन की है। किसकी है यार, शुगर केन की होती है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। किसके द्वारा होती है, स्टेम बोरर के द्वारा होती है। स्टेम बोरर के काटने के कारण यार हाँ क्या होता है, डेड हार्ट रोग हो जाता है। डेड हार्ट रोग एक मेजर प्रॉब्लम किसके है, शुगर केन की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया कि सरसों की फली को किस नाम से जाना जाता है। सरसों की फली को किस नाम से जाना जाता है, कैप्सूल के नाम से, सिलिकवा के नाम से, पोड के नाम से, फिर कैरोप्सिस के नाम से। जल्दी से बताएंगे सरसों की फली को। ठीक है, सरसों की फली को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो जल्दी से बताएंगे सरसों की फली को किस नाम से जाना जाता है, कैप्सूल के नाम से, सिलिकवा के नाम से, पोड के नाम से, फिर कैरोप्सिस के नाम से। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि सरसों को फली की किस नाम से जाना जाता है। सरसों की फली को किस नाम से जाना जाता है, कैप्सूल के नाम से, सिलिकवा के नाम से, पोड के नाम से, फिर कैरोप्सिस के नाम से। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यार अगर आप सोचते हैं सरसों की फली के बारे में, तो सरसों की जो फली होती है, ठीक है, सरसों की जो फली होती है तो इसे जाना जाता है सिलिकवा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, सिलिकवा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सिलिकवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि गेहूं में सिंचाई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है। गेहूं में सिंचाई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा आपका राइट आंसर है कि सबसे ज़्यादा हाँ गेहूं में, ठीक है, सिंचाई किस मेथड के द्वारा की जाती है, जल पलवन विधि के द्वारा, रिंग विधि के द्वारा, थाला विधि के द्वारा, फिर क्यारी की विधि। जल्दी से बताएंगे कि गेहूं में सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, जल पलवन अर्थात यार फ्लडिंग मेथड के द्वारा, रिंग मेथड के द्वारा, थाला मेथड के द्वारा, फिर क्यारी विधि द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि गेहूं में सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, किस विधि के द्वारा कैसे है, जल पलवन विधि के द्वारा, रिंग विधि के द्वारा, थाला विधि के द्वारा, फिर क्यारी विधि के द्वारा। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं गेहूं में, तो गेहूं में जो सिंचाई की जाती है, गेहूं में जो सिंचाई की जाती है इसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होता है, क्यारी विधि होती है, जिसे यार हाँ चेक बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका ही सेकंड नाम क्या होता है, चेक बेसिन होता है। क्या होता है, चेक बेसिन, याद है यार क्यारी, चेक बेसिन या क्यारी विधि एक दोनों एक ही होती है। और यार लगभग जो जितनी भी जो क्रॉप्स होती है उनके लिए यार हाँ चेक बेसिन सबसे बेस्ट मानी गई है। ठीक है, जितनी भी जो लगभग क्रॉप्स होती है उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड किसे माना गया है, चेक बेसिन को ही माना गया है। किसे माना गया है यार हाँ, चेक बेसिन को ही माना गया है।
लेकिन अगर बात करते हैं जल पलवन विधि की, तो यार फ्लडिंग मेथड, ये फ्लडिंग मेथड मुख्यतः यार हाँ ये किया जाता है धान फसल में। किस में लिया जाता है हाँ, इससे सबसे ज़्यादा जो लिया जाता है ये किया जाता है धान फसल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ये क्वेश्चन आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे, गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कई बार आपसे पूछा गया है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होता है। जल्दी से बताएंगे कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होता है। जल्दी से पाएंगे 342.8 मिलियन हेक्टर होता है, 332.8 मिलियन हेक्टर होता है, 328.8 मिलियन हेक्टर होता है, फिर 358.8 मिलियन हेक्टर होता है। जल्दी से पाएंगे कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होता है। 342.8 मिलियन हेक्टर होता है, 332.8 मिलियन हेक्टर होता है, 328.8 मिलियन हेक्टर होता है, या फिर 358.8 मिलियन हेक्टर होता है। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी। जल्दी सुनाएंगे कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होता है भारत का, तो कितना होता है अगर आपसे भारत का कुल क्षेत्रफल, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होता है 328.8 मिलियन हेक्टर। कितना होता है 328.8 मिलियन हेक्टर होता है। कितना होता है 328.8 मिलियन हेक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे वायु की गति नापने का यंत्र कौन सा होता है। तो जल्दी बताएंगे कि वायु की गति, ठीक है, आपको याद करनी है वायु की स्पीड। तो जल्दी बताएंगे विंड स्पीड को मेजर किसके द्वारा किया जाता है, वायु सूचक के द्वारा, वेग मापी के द्वारा, आर्द्रता मापी के द्वारा, फिर ताप मापी के द्वारा। जल्दी बताएंगे वायु की गति नापने का यंत्र कौन सा होता है। वायु दिग सूचक होता है, वेग मापी होता है, आर्द्रता मापी होता है, फिर ताप मापी होता है। जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी। तो जैसे कि नाम से इस पर लगाया था वायु की गति मतलब वेग मापी। ठीक है, वेग का मतलब क्या होता है स्पीड ही होता है, वेग का मतलब स्पीड होता है। अर्थात है ना वायु की गति को किसके यंत्र के द्वारा मेजर किया जाता है, वेग मापी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, वेग मापी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन में हमने कई बार क्लियर कर लिया है। तो जल्दी से बताएंगे कार्बनिक उर्वरक का एग्जाम्पल कौन सा होता है, अर्थात कार्बनिक उर्वरक कौन सा होता है। सोडियम नाइट्रेट होता है, अमोनियम सल्फेट होता है, यूरिया होता है, फिर अमोनियम क्लोराइड होता है। जल्दी से बताएंगे कि कार्बनिक उर्वरक कौन सा होता है। सोडियम नाइट्रेट होता है, अमोनियम सल्फेट होता है, यूरिया होता है, फिर अमोनियम क्लोराइड होता है। जल्दी से बताएंगे कार्बनिक उर्वरक कौन सा होता है। सोडियम नाइट्रेट होता है, अमोनियम सल्फेट होता है, यूरिया होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। जल्दी से बताएंगे कार्बनिक उर्वरक कौन सा होता है। तो यार अगर आप सोचते हैं कार्बनिक उर्वरक तो कौन सा होता है, यूरिया होता है। कौन सा होता है, यूरिया होता है। और अगर बात करते हैं इसका फॉर्मूला, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो यार हाँ, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यार हाँ, अगर आप सोचते हैं यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CONH2 CONH2। ठीक है, क्या होता है CONH2 NH2। कितना होता है यार हाँ, CONH2 NH2 होता है। अर्थात इसमें NH2 दो बॉन्ड लगे होते हैं, और ये NH2 बॉन्ड क्या होते हैं, एमाइड होता है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है यार हाँ, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए यूरिया से कि यार हाँ, अगर आपसे पूछता है नाइट्रोजन एमाइड रूप में किसमें होता है। ठीक है, कौन सा ऐसा उर्वरक है जिसमें एमाइड फॉर्म में होता है। ठीक है, नाइट्रोजन किस रूप में होता है, एमाइड रूप में। तब आपका राइट आंसर क्या होता है हाँ, कि एमाइड रूप में। तो एमाइड फॉर्म क्या होती है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं यार हाँ, कि NH2 जो यार हाँ NH2 जो बॉन्ड होता है। ठीक है, जो NH2 बॉन्ड होता है, तो इसी NH2 बॉन्ड को किस नाम से जाना जाता है, एमाइड के नाम से जाना जाता है। इसी बॉन्ड को यार हाँ एमाइड के नाम से जाना जाता है। इसलिए यार हाँ, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा उर्वरक है जिसमें यार हाँ नाइट्रोजन एमाइड रूप में बचता है, तो कौन सा होगा आपका राइट आंसर, यार हाँ यूरिया होगा। कौन सा होगा आपका राइट आंसर, यूरिया होगा। क्योंकि यार हाँ, इसमें जो नाइट्रोजन होता है ये क्या होता है, NH2 फॉर्म में होता है। किसमें होता है, NH2 फॉर्म में, और ये NH2 ही क्या होता है, एमाइड होता है। सेकंड क्वेश्चन बताइए इसे कि कार्बनिक उर्वरक कौन सा है। तो यार हाँ CONH2 NH2, अर्थात यही CO क्या है, कार्बन है। ठीक है, क्या है, कार्बन है। अर्थात यार कार्बनिक उर्वरक कौन सा होता है, यूरिया ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया है। तो नेक्स्ट आपसे पूछे किस फसल में, किस फसल को चारे का राजा कहा जाता है। ठीक है, चारे वाली जो फसलें होती है तो उनका राजा किसे बोला जाता है, ये आपको पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे किस फसल को चारे का राजा बोला जाता है, बरसिम को, जई को, रेंज का को, या फिर ज्वार को। जल्दी से बताएंगे किस फसल को चारे का राजा बोला जाता है, बरसिम को, जई को, रेंज का को, फिर ज्वार को। जल्दी से बताएंगे किस फसल को चारे का राजा बोला जाता है, बरसिम को, जई को, रेंज का को, फिर ज्वार को। तो यहाँ अगर आपसे चारे का राजा तो कौन सा होता है, बरसिम होता है। ठीक है, चारे का राजा कौन से बोला जाता है, बरसिम को बोला जाता है। और अगर आपसे पूछा है चारे वाली फसलों की रानी, तो रानी किसे बोला जाता है, रेंज का होती है। ठीक है, रानी कौन सी होती है, रेंज का होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा है चारे का राजा, तो चारे का राजा कौन सा होता है, बरसिम होता है। ओके, रेंज का रानी होती है और चारे का राजा कौन सा होता है, बरसिम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि तंबाकू में पाए जाने वाले एल्कलॉइड कौन सा होता है। तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे कि तंबाकू में पाए जाने वाला एल्कलॉइड कौन सा होता है, कैफीन होता है, टैनिन होता है, निकोटीन होता है, या फिर मॉर्फिन होता है। जल्दी से बताएंगे कि तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है। ठीक है, तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे कैफीन होता है, टैनिन होता है, निकोटीन होता है, फिर मॉर्फिन होता है। तो कौन सा होता है, अगर आप सोचते हैं तंबाकू के बारे में, तो तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड होता है, ये होता है निकोटीन। कौन सा होता है, निकोटीन होता है। कौन सा होता है, निकोटीन होता है।
ठीक है क्वेश्चन क्लियर हुआ। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगी तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है कोई नेक्स्ट टाइम बहुत ऑफिस, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।